इंसानों की एक फितरत है, जो वृक्ष हमें छाप देता है, हम अक्सर करके उसे खुद बागबान से काट देते हैं। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, या मैं यूं कहूँ कि सामने आते भी हैं या नहीं, क्योंकि शायद रियलिटी बहुत बहुत डिफरेंट होती है। तो ऐसे मामले देखे जाते हैं जहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप को, या मैं यूं कहूँ कि अपने छत्र छाया को ही पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर हम इसे मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के कंसेप्ट से और उसके पर्दे से ढकने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। जय हिंद दोस्तों, मैं छवि श्रीवास्तव आज इसी मुद्दे पर बात करूंगी। आज बात करूंगी सीनियर सिटीजन्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बनी हुई हैं एडवोकेट सोमा पांडे मैम, जो कि लखनऊ फैमिली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक के फैमिली डिस्प्यूट्स के इश्यूज से डील करती हैं। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अगर शुरू करें तो मैम, बाकी सारी चीज़ें जानने से पहले सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसे कि मैंने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि क्या रियलिटी सच में बहुत डिफरेंट है? क्या जितने केसेस इंडिया में एक्चुअल में होते हैं उतने फाइल होते भी हैं या नहीं? देखिए छवि, बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी उस एज में आकर के उन्हें लगता है कि लड़ने से या कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो सकती, या उन्हें पता ही नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे राइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे राइट्स के बारे में हमें मालूम ही नहीं है। और अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो हमारी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया को बिलोंग करती है। रूरल्स में एक भाग्य मान करके चल दिया जाता है। और अगर इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी सीनियर सिटीजन्स में भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल, प्रॉब्लम्स अगर होती है तो दोनों को ही एक साथ होती है। लेकिन औरतों की स्थिति ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जब तक फादर जिंदा रहता है तब तक तो फिर भी बच्चे एक बार को मदर को भी देख लेते हैं। अगर फादर नहीं रहते हैं तो मदर का माल ट्रीटमेंट जो है काफी हो जाता है। अब जैसे लॉज, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे लॉज भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो अब राइट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उस राइट्स के बारे में उनको अवेयर नहीं कराया जा रहा है, तो इसलिए वो अपना भाग्य मान करके बैठे रहते हैं। इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं जितने की मुद्दे हो रहे हैं, जितनी एट्रोसिटीज उनके साथ हो रही है। जी मैम, वैसे तो मैं इनके अवेयरनेस के बारे में बिल्कुल डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो सीआरपीसी का सेक्शन है 125, उससे इसकी रेलेवेंसी, मेंटेनेंस के बारे में आप क्या बता सकती हैं? देखिए सीआरपीसी 125 जो है की बात करें हम, चाहे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस की बात करें, एक्ट की बात करें, या मुस्लिम लॉ की बात करें, ये सारे लॉज जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को लायबल बनाते हैं। बच्चे मतलब बेटा या बेटी। जी। लेकिन जब हम इसमें आते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में, यहाँ पे आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन एज वेल एज आपके रिलेटिव्स, सो फार एज अगर वो आपके लीगल हेयर हैं, अगर आपको आपसे उनको संपत्ति मिल रही है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो आपको मेंटेन करें। तो इसका जो हमारा स्कोप है इसमें 125 वगैरह में, वो बड़ा वाइड सा है और उसमें सिर्फ कन्फाइन किया गया है बच्चों को लेकर के। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ बच्चे नहीं होते हैं, उनको रिश्तेदार सारी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं और उनको सीनियर सिटीजन्स को छोड़ देते हैं। तो ऐसे केसेस में उन्हें भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि वो भी रिस्पॉन्सिबल रहे। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट और भी आगे आई है, जो बिल आया है 2018 का, उस बिल में तो उन्होंने डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ को भी इंक्लूड करने की बात की है। तो मैम बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे हमारा जो एम है इस वीडियो के थ्रू वो यही है कि लोगों को अवेयर करना। और आपकी बातों से मुझे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो स्कोप कन्फाइंड नहीं है सिर्फ बेटा और बेटी तक, बल्कि वो स्कोप बहुत वाइड है, जिसमें आपके जो भी लीगल लेयर्स होंगे, और जैसे कि अभी आपने बताया कि अब तो सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया, तो इसका ये मतलब है कि इसका स्कोप बहुत वाइड है।
उसको अवॉइड करने की बात तो की जा रही है छवि, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लॉज बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही चीज। जैसे अभी भी अगर देखा जाए तो लॉज आपस में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। मेंटेनेंस के लिए भी आपके पास बहुत सारे प्रोविजंस है। अगर एक फीमेल सीनियर सिटीजन है, शी कैन गो फॉर 125, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी जा सकती है, वो सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन में भी जा सकती है, हमा में भी जा सकती है, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉज में भी जा सकती हैं। तो विंडोज बहुत सारे हैं, लेकिन रिलीफ, एक्चुअल रिलीफ कितनी जगह मिल रही है? क्योंकि ये सारी प्रोसीडिंग समरी प्रोसीडिंग है और ये समरी प्रोसीडिंग की तरह ही होना चाहिए। तो लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। और लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट की बात करें तो क्योंकि इसमें जो है कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कम है, ये डीएम के अंदर आता है, ट्रिब्यूनल्स के अंदर आता है, तो यहाँ पे प्रोसीजर्स फास्ट होते हैं और यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत भी नहीं है उन्हें। दे कैन फाइल देयर एप्लीकेशन ऑन देयर ओन, और वो किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो मैम अगर हम इस मुद्दे पे आगे बढ़ें और अवेयरनेस की ही बात करें, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा स्पेशल कमीशन बनाया गया है इस चीज़ को देखने के लिए, मेंटेनेंस को डील करने के लिए, सीनियर सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, ये एक्ट अपने आप में हर स्टेट को ये राइट देता है कि वो अपने अपने जिलों में एक ट्रिब्यूनल, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल एज वेल एज अपीलेंट ट्रिब्यूनल दोनों बनाए। तो बाकी स्टेट्स में जैसे अगर हम जाएं, दिल्ली में जाएं या पंजाब में जाएं, तो ये सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे, एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ यूपी में जो जहाँ इम्प्लीमेंटेशन लेट से हुआ है। लेकिन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, पुलिस थानों में ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अपने एरिया के सीनियर सिटीजन के बारे में पता रखें, उनकी वेल बीइंग के बारे में पता होना चाहिए कि कितने हुए हैं। क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन भी काफी ज्यादा है। फिर डीएम ऑफिस में आप अगर जाते हैं एप्लीकेशन लेकर के, तो डीएम ऑफिस से वहां से आपको ऑर्डर भी वहां से भी आपको रिलीफ मिलती है। प्लस अगर आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं एप्लीकेशन लेकर के, तो ट्रिब्यूनल में जब आप एप्लीकेशन अपनी मूव करते हैं, तो जो भी लीगल हेयर है आपके, या जो बेटे हैं या पोता पोती हैं आपके या नाती नतनी हैं, उनको नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद जो है उनका भी एक बार जवाब लिया जाता है। जवाब लेने के बाद देखा जाता है कि आप जितना क्लेम कर रहे हैं और क्या उनको उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो आपको रख सके या आपका मेंटेनेंस कर सके। उसी के बेसिस में मेंटेनेंस डिसाइड हो जाता है। मेंटेनेंस डिसाइड हो जाने के बाद वो पैसा अगर वो नहीं देते हैं, ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं देते हैं, तो उनको फिर फाइन भी लग सकता है, एज वेल एज उनको 1 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ये ट्रिब्यूनल में आप जा करके प्रोसीजर इसका ये रहता है। और हर स्टेट को अपने 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 जिलों में जो है ट्रिब्यूनल और अपीलेंट ट्रिब्यूनल दोनों ही बनाने होते हैं। तो मैम ये तो हो गई ट्रिब्यूनल और कमीशन की बात। इसके साथ ही साथ प्लीज आप हमें इस चीज से भी अवेयर कराइए कि क्या कोई स्पेशल लॉ है इस चीज से डील करने के लिए? स्पेशल लॉ तो यही है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट है, जिसके हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे। जी जी। हाँ, ये एक्ट जो है 2007 में आया था। इस एक्ट के अंदर जो है ब्रॉड किया गया मेंटेनेंस को। इसमें ये बात की गई है कि पेरेंट्स का, एल्डरली सीनियर सिटीजन का राइट है कि वो डिग्निटी के साथ रहें, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मेंटेनेंस की बात की जाती है, वो मेंटेनेंस मल्टीपल लेवल में कवर करता है। जैसे 125 में तो ब्रॉडली बोलते हैं कि मेंटेन करें, लेकिन यहाँ पे जब बात होती है तो यहाँ पे मेंटेनेंस में वो ये भी बोलते हैं कि मेंटेनेंस में आपका प्रोविजन फॉर फूड होना चाहिए, प्रोविजन फॉर क्लोथिंग होना चाहिए, प्रोविजन फॉर रेजिडेंस होना चाहिए, उनकी हेल्थ केयर, ट्रीटमेंट, मेडिकल अटेंडेंस, ये सारी चीजें जो है सीनियर सिटीजन एक्ट में कवर की गई हैं। और सीनियर सिटीजन में वो आ जाते हैं जो 60 से ऊपर है, तो 60 इयर्स एंड अबव वाले जो सिटीजन्स हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। ये सारी डेफिनेशंस उसमें दी हुई है। कौन who is going to be liable to maintain, आपके पेरेंट्स में कौन, इसको पहली बात तो किसको आप मेंटेन करना है, उसमें आपके फादर आ गए, मदर आ गए, स्टेप फादर आ गए, स्टेप मदर आ गए, बायोलॉजिकल एज वेल एज अडॉप्टिव दोनों पेरेंट्स आ जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स में आपके मैटरनल और पैटर्नल दोनों पेरेंट्स आते हैं। अब साथ ही साथ मैं बताऊं कि 125 मेंटेनेंस में ये नहीं आते हैं। 125 मेंटेनेंस में सिर्फ आपके पेरेंट्स आते हैं। स्टेप मदर, स्टेप पेरेंट्स उसमें नहीं आते, लेकिन स्टेप मदर के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये रहता है कि इफ स्टेप मदर इज विडो,
और चाइल्डलेस विडो है, उस केस में जो है बच्चे को मेंटेन करना पड़ेगा उसको। लेकिन यहाँ पे वो जो डिफरेंस था उसको भी खत्म कर दिया गया है। ग्रैंड पेरेंट्स में भी मैटरनल पैटर्नल, नाना नानी दादा दादी दोनों को आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा कौन लायबल है? कोई एडल्ट चिल्ड्रन जो हो गए, इनके एडल्ट चिल्ड्रन अब जो भी अबव 18 है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना है। एडल्ट ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें करना है। उसके अलावा वो सारे रिलेटिव जिनका क्लेम आपके उसमें है, प्रॉपर्टी में है, या जिनको आपने प्रॉपर्टी दी हुई है, उन्हें भी आपको वो करना है। तो ये जो है ब्रॉड कर दिया गया इसको, ताकि सीनियर सिटीजन्स जो है एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर के हर चीजों के लिए स्ट्रगल ना कर रहे हो। मैम जैसे कि आपकी आखिरी लाइन थी अभी, मैं उसी चीज पे एक बात बोलना चाहती हूँ और इस पे मैं आपका व्यू भी जानना चाहूंगी कि मैम अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया वो लीगल प्रोविजंस थे कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे आप अपनी राइट्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैम मेरा ये कहना या मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आती है ह्यूमैनिटी, और जैसे कि हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मुझे लगता है ह्यूमैनिटी ऑल्सो बिगिंस एट होम। आप आपको इस चीज की जरूरत ही क्यों पड़े, ये लीगल प्रोविजंस लाने के, ये सेक्शंस लाने के, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के, आखिर इस चीज की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि अगर वो माँ बाप जो कि आपको या वो जो भी आपके लीगल हैं, गार्जियन हैं, अगर वो आपको बचपन से लेके आगे तक पहुंचाते हैं, वो अगर किसी चीज के आपसे वैसे नहीं मांगते, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप उनको वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करें? और why is there even a need to use such word like maintenance? What's your view on that? छवि, व्हाट हैज हैपेंड, हमारी सोसाइटी ट्रांजिट तो बहुत तेजी से कर रही है, हमारे एम्बिशंस बहुत हाई हो गए हैं। अब आगे बढ़ने की होड़ में जो भी चीजें से हमें हिंड्रेंस लगती है, तो हमें लगता है कि वो चीजें हटती चली जाएं। तो ऐसे में दोनों तरफ से अगर देखा जाए, मैं एल्डरली लोगों के बारे में भी बात करूंगी। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में 50-60 के हुए ही लोगों का ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब जिंदगी जो है हो गई, अब जितना जीना था जी लिया। जबकि हर एज का, हर स्टेज का जो है एक चार्म होता है, तो यू कैन एंजॉय लाइफ एट दैट लेवल ऑल्सो। Like my mother is 66 years old, and I make sure that she does whatever she likes, and she is like more vibrant than what I am, and I don't know whether I would be of that energy level which she is right now. लेकिन वो उसका एक और चीज है, वो अपने आप को बहुत व्यस्त रखती हैं, वो अपने कामों में, अपनी चीजों में, क्रिएटिविटी में वो अपने आप को बिजी रखती हैं। ऐसे ही ये जो चीज है अपने में सोचने की कि हम जब हम जी रहे हैं, जैसे आज की डेट में आप और हमें, आप हमसे बहुत छोटी हैं, आप भी अपनी जिंदगी जब शुरू करें, अपने लिए एक प्रोविजन बनाते रहें कि आपको इस चीज की, इस मेंटेनेंस वर्ड की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है। दूसरी चीज ये, बच्चों की बात करें तो ये न सिर्फ अपब्रिंगिंग बल्कि पूरा सोसाइटी एज ए होल की भी बात होती है। कई बार लोग इतने ज्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि उन्हें यही नहीं लगता है कि आपका जो है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। वही वही हाथ है, वही बुजुर्ग के हाथ है जिन्होंने एक बार आपको चलना सिखाया, उन्हीं की वजह से बहुत सारी जिंदगी की चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। आगे जो आपको मिलेगी वो तो बात की बात है, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है वो उन्हीं से मिला है, तो उनको आपको संभाल के रखना है। एंड वो ब्लेसिंग जो होती है घर में, जो प्रेजेंस होती है एल्डरली लोगों की, वो बहुत अच्छी होती है। अभी रिसेंट में मेरे पास एक मैटर आया था, सीनियर सिटीजन्स का ही था। बोथ ऑफ द पेरेंट्स वर लाइक 70+। अब उनमें से एक जो फादर है, उनकी हेल्थ की कंडीशन ऐसी है कि उनके स्पाइंस में हुक्स लगे हुए हैं, एंड ही कैन नॉट इवन डू एक्सक्रीशन ऑन हिज ओन। उनको उसके लिए भी किसी न किसी की हेल्प चाहिए रहती है। वो टॉयलेट नहीं जा सकते, वो बैठ नहीं सकते, मुश्किल से उनको व्हील चेयर पे बिठाया जाता है। अब उनके बेटे की शादी हुई, उनकी जब उनकी बहू आई तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात से थी कि दो बुजुर्ग हैं और वो दोनों की जो है तबीयत इतनी खराब रहती है कि पूरे टाइम तो मैं क्या यही तीमारदारी करती रहूंगी, जबकि उन्हें ये बताया गया था पहले से ही कि ये हेल्थ कंडीशन है घर में, एंड ही इज द ओनली सन। अब उसके बाद में करते करते वो मैटर इतना ज्यादा हुआ कि द सन वाज कंपेल्ड टू सेंड पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम। अब वो ओल्ड एज होम भी लेके गया तो भी उसका मन नहीं लगा, वो उसने ला करके दूसरे घर में शिफ्ट किया। यहाँ पे बेटा नहीं, ऐसा नहीं था कि बेटा नहीं चाहता था अपने पेरेंट्स को वो करना।
अब जब वो यहाँ पे लेके आया, इसको पता चला कि वो वहां जाकर के उनके लिए खर्चा दे रहे हैं, तो दिस गर्ल ऑब्जेक्टेड ऑन दैट कि बहनें भी तो हैं, बहनें भी दें। तो ये इस तरीके की जो थिंकिंग आ जाती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जो आपके पेरेंट हैं दूसरे के पेरेंट भी उतनी ही वैल्यू रखते हैं, और एक जना कर रहा है। और व्हेन आई इंटरेक्टेड विद दीज पीपल, ये एल्डरली कपल को जब मैंने वो किया, तो दे टोल्ड मी दैट वंस देयर वाज अ टाइम व्हेन वी थॉट ऑफ गोइंग टू हरिद्वार और ऋषिकेश और वहां पे जाकर के हम लोग सुसाइड कर लें। So they were so badly treated. तो ये इस तरीके के जब केसेस आते हैं, यू ऑल्सो फील कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाई सच थिंग्स आर कमिंग अप। तो ये यहाँ पे फेलियर ऑफ सोसाइटी एज ए होल है, क्योंकि वो दिस इज उन्होंने द सारी हार्श चीजें, रियलिटी, यही है हार्श रियलिटी सोसाइटी की। एक्चुअली में यही है, लोगों को पेरेंट्स बोझ लगने लग जाते हैं, जबकि वो नहीं है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस रहता है। एंड छोटी बड़ी चीजों में वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं, और एक साथ रहता है। आप एक अकेले घर में जाकर के रहिए और वहीं पे कोई एक जना आपके साथ हो, तो वो हमेशा आपको खुशी करता है, यू फील वेलकम। तो पेरेंट्स के साथ तो वैसे भी बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और जब उम्र का आखिरी दौर आता है ना, तो निराशा बहुत आती है, और ऐसे में जो है अपने लोगों का साथ, अपनापन बहुत चाहिए रहता है। तो एक्ट की तो बात हम करें तो एक्ट इसलिए किया, ये एक्ट लाया इसलिए गया है कि लोग अपनी मोरल और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको इन्फोर्स कराने के लिए। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी एज ए होल है। यंग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को और एल्डरली लोगों को संभाले, न सिर्फ बच्चों को और एल्डरली लोगों को, अपनी सोसाइटी के जो वल्नरेबल हैं, जो चैलेंज लोग हैं, उनको भी संभालें। ये जो स्वस्थ लोग हैं, जो अच्छे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन लोग जिम्मेदारियों से जो है बचना चाहते हैं, इसीलिए ये सारे एक्ट्स की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा मैम, आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स बोले। और मैम मैं तो कहती हूँ कि वी कंसिडर कि अ चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग, हम ये मानते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अ ग्रैंड पेरेंट इज अ ब्लेसिंग। अगर आपके सर पे वो छत्र छाया है तो आप बहुत खुश नसीब हैं। और मैं सच Kavi, में having a family is a blessing. ट्रू Having a मैम, family is a blessing. Whether ट्रू मैम, it is just one parent, two parent, or chacha chachi, nana nani, dada dadi, mama mami, whosoever is there. When you in this phase, when we have lost so many people, I feel that जब लोगों की खबरें आती हैं, आ रही थी अप्रैल के टाइम पे, तो बहुत खबरें आ रही थी डेथ्स की। एवरी डे आई वाज जी गेटिंग like 4 5 डेथ न्यूज। तो मैं वही फील सोच रही थी कि दोज हु हैव लॉस्ट देम, जो उनके क्लोज लोग होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही हो। क्या बिल्कुल उस टाइम मैम। पे आई यूज्ड टू फील कि whoever I love, everybody is like there. तो हैविंग फैमिली इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। मतलब आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, ये सारे लोग जो है आपको जीने का एक नया उत्साह दे देते हैं। तो फैमिली को बिल्कुल तो बहुत संभाल के चलना चाहिए लोगों को। बिल्कुल मैम, दो कोविड इज टाइम ऑफ पैंडेमिक और बहुत लोगों ने सफ़र किया है, बट इसी कोविड ने एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है अपने लोगों और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की। सो वही चीज़ है कि पैंडेमिक है, बट उसमें उसने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं, कुछ ऐसा समय दिया है जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कीमती है, जो किसी के पास नहीं होता, वो हमें तभी यहाँ मिला है। पर हम बोल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए कि जिन्हें डेली वेजेस की भी प्रॉब्लम हो गई है, मैम वही चीज़ है, मैं लिविंग ऑन सब डे टू डे मानती हूँ, अर्निंग्स। मैं बिल्कुल फॉर मी मानती हूँ, लेकिन वही इट बात वाज है कि लाइक दोनों बिगेस्ट ब्लेसिंग। एस्पेक्ट्स हैं। जी दोनों एस्पेक्ट्स हैं। फॉर मी इट वाज लाइक, अगर मेरे लिए पूछा जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। बोथ माय चिल्ड्रन आर कमिंग इनटू देयर टीन्स, तो मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करने को उनके साथ मिल गया। लेकिन एट द सेम टाइम आई वाज फीलिंग वेरी हेल्पलेस टू हेल्प माय क्लाइंट्स, क्योंकि ट्रू हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऑर्डर्स कुछ हो ही नहीं सकता है। ट्रू तो दोज पीपल हु आर सफरिंग, उनकी सफरिंग तो मतलब प्रोलॉन्ग भी हुई और एलिवेट भी हुई है। अब ये है कि होपफुली अब चीजें जो है रिज्यूम हो, हम लोग पुरानी चीजों में वापस जाएं, ताकि जी कम से कम काम कर सके। लेकिन इस पेंडेमिक ने लोगों को ये जरूर सिखा दिया कि कौन सी चीजें ज्यादा वैल्यूएबल हैं। बिल्कुल मैम, मतलब बिल्कुल मैं वही चीज़ कहना ही चाह रही थी कि जो लोग शायद हाँ, रिश्ते, मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि शायद जितनी फॉरेन कंट्रीज मॉडर्नाइज नहीं है, इंडिया के लोग अपने आप को उससे ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के चक्कर में बिल्कुल एकदम न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट
जहाँ हमारे देश में जहाँ पे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट हुआ करता था, वहाँ न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हुआ और अब तो बिल्कुल ही एकदम अलूफ रहना शुरू कर दिया है। तो उस कंटेक्स्ट में मैं कह रही थी कि हाँ, समय, पैंडेमिक ने समय दिया है, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इस महामारी ने हमें ये जरूर सिखा दिया कि क्या चीज और कौन से लोग आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा मायने रखते हैं। खैर मैम, मैं आपसे जी 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 मैम, मॉडर्नाइजेशन की एक्चुअली में हम लोगों को जरूरत है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन ऑफ नॉलेज चाहिए हमें। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। तो मैम अब दोबारा अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो मैम आपको क्या लगता है हम ऐसे क्या चीजें, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जो इतनी अनअवेयरनेस से बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं, एल्डरली लोग हैं जिन्हें उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, और वो ऐसी एट्रोसिटीज और ये वायलेंस को बस झेल रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं उन्हें अवेयर कराने के लिए? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम सभी अगर अपने नेबरहुड के बारे में भी अवेयर रहें कि हमारे नेबरहुड में हो क्या रहा है। अगर देखें तो नजर भी आ जाएगा कि कोई एल्डरली ऐसा तो नहीं है जिसके साथ खराब व्यवहार हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें किसी हेल्प की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि एल्डरली पेरेंट्स को ये बताया जा सकता है कि अगर आपके जो है बच्चे आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आप उसके लिए ये एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। लोग नॉर्मली कोर्ट कचहरी या केस मुकदमे से डरते हैं, लेकिन ये जो है ये ट्रिब्यूनल्स में जाता है या डीएम ऑफिस में आप इसके लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो वहां पे आप उनको ये बता सकते हैं कि ये आपका डीएम ऑफिस से ही ऑर्डर होगा जो होना है, और अच्छे ऑर्डर्स हो जाते हैं वहां से भी। तीसरी बात यह है कि हम अपने आप में ही ये देखें कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है या हमारे आसपास के लोग अगर कोई इस तरीके की बहुत इंडिविजुअल अप्रोच रखते हैं कि ठीक है मेरी जिंदगी है और बाकी कुछ भी नहीं, तो हम हो सकता है उनके एटीट्यूड को कुछ चेंज करने की कोशिश करें और उन्हें भी ये बता सके कि भाई ऐसा है कि दिस इज योर नॉट जस्ट योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्सो योर लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप जो है अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से नहीं बच सकते हैं, तो बेटर है कि आप अपने मोरल ऑब्लिगेशंस को निभाते चले। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी लीगल पॉइंट्स और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी बताए हैं, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मेरा तो पर्सनली मेरी ये विश रहेगी कि भगवान करे इंडिया में एक ऐसा समय आए जहाँ पे ओल्ड एज होम्स की ज़रूरत ही ना पड़े, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कि हमें अपने एल्डरलीज को और अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ये चीज़ इस चीज़ से अवेयर कराने की ज़रूरत पड़े कि आपके ये लीगल राइट्स हैं और आपके बच्चों के ये लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। आई प्रे कि ऐसा टाइम आए, और जब तक नहीं आता और जब तक ऐसी एट्रोसिटीज़ हैं, ये सारी जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कशन करी है वो सारी ऐसी बातें, ऐसी पॉइंट्स हैं, ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे राइट्स हैं, ऐसे लॉज हैं, ऐसे कमीशंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी राइट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।